हेलो दोस्तों। तो आज ना पहला ही जो न्यूज़ है ना, तो वोट स्पाइक हुआ है। अब 93% जो है बंगाल में वोटिंग हुई है और 85% तमिलनाडु में। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। तो ये बस हमारे लिए इतना ही काम का है, बाकी आप छोड़ दो। ट्रम्प्स ऑर्डर स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फिसल। तो ये खेल इनका जो है ये अभी बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये छोटा सा उसमें अपडेट है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ईडीज क्लेम ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रीच इन बंगाल। तो यहाँ पर जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उनका क्या कहना है? तो दिस इज द लॉ एंड ऑर्डर इशू स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैंड रिपीटेडली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंटरटेनमेंट बाय दिस कोर्ट तो ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उसके बारे में सारा ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल आप पढ़ लो। अब ये थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये आप देख लेना। ये ट्रेजेडी जो हुई है ये भी पढ़ लो, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसको आप डाल सकते हो। अब पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसको लगभग 1 साल हुआ है, और 1 साल में क्या क्या बदला, या फिर जो टूरिस्ट थे उनका जो नंबर था वो बढ़ा है या कम हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी कंसर्न थे ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसमें जो है डिस्कशन हुआ है। तो ये आर्टिकल आप सिर्फ पढ़ के रखो, वहीं से एकदम से इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना मुझे थोड़ा सा कम लगता है। क्योंकि एक इंसिडेंट है, और हमारा जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी, कि जो भी हमारी टेररिस्ट के खिलाफ जो भी हमारी पॉलिसी है ना, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कश्मीर इशू पे क्वेश्चन आ सकता है। एज अ पहलगाम अटैक पे जस्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है उन्होंने किस तरीके से काम किया या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लेना। बाकी इसकी ज़रूरत ऐसा अभी तो नहीं है। लेबनान ईयर्स ऑफ पीस एंड डिलीवरेंस। तो अब लेबनान के बारे में जो रिटायर इंडियन एम्बेसडर हैं महेश सचदेव, तो उनका ये आर्टिकल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लेबनान का इशू जो है वो बहुत सालों से जो है वो चल रहा है, और वो एक्चुअल में इसराइल और लेबनान की जो भी अब अभी का कन्फ्लिक्ट जो है अभी तो रुका है 10 दिन का, उन्होंने सीज फायर वगैरह कर दिया है, लेकिन वो फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन वहाँ पर जो है रिहैबिलिटेशन ठीक से होना चाहिए। जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उनको फिर से थोड़ा सा ठीक ठाक करने की जो कोशिश है वो करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये पूरा जो सिनेरियो है ना, इन्होंने कितना पॉपुलेशन है क्या था वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की हैं। अब ये जो पीएलओ है शॉर्ट लिव रिवॉल्यूशनरी ऑफ ईरान, और हिजबुल्लाह जो मिलिशिया इसको बोलते हैं, ये एक्चुअल में ईरान का ही एक अलग टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, अगर उनका स्ट्रैटेजी है कि उनसे लड़वाने की। और ये ऐसी चीज़ें ना गवर्नमेंट हमेशा करती रहती है। तो स्केलिंग क्लाइमेट एडाप्टेशन फ्रॉम पॉलिसी टू ग्रास रूट। तो अब यहाँ पर हम जितना भी ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोग्राम है तमिलनाडु क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस सीआरवी प्रोग्राम इज गुड प्रैक्टिस अंडर द तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। तो ये जो स्टेट यहाँ पर कुछ अगर कोई पॉलिसी लेकर आता है या फिर कुछ स्कीम लेकर आता है जो वो अच्छे से परफॉर्म करती है, तो बाकी के स्टेट्स या सेंटर को भी ये सारी चीज़ें जो हैं करनी चाहिए, या फिर उसका पूरा जो है नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होना चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात हुई है, फाइनेंशियल एडाप्टेशन एक्शन। तो यहाँ पर लगभग इतना बिलियन यहाँ पर 2035 तक स्पेंड होने की चांसेस है, या फिर जो एनुअल फाइनेंसिंग है उसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ पर। अब ये जो गैप रिपोर्ट है ये यूएनईपी की रिपोर्ट है, तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम की।
उसके साथ-साथ जो है आप यहाँ पर फैसिलिटीइंग लोकल लेड एडाप्टेशन, तो इस यहाँ पर ओके, फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट ओनरशिप लीडरशिप नीड बेस्ड इंटरवेंशन। ये जो पॉइंट है ना, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करो, ये आप लिख सकते हो आंसर में। ये जो है ना, ये काफ़ी अच्छा वर्ड सेंटेंस है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब साइकिल ऑफ वायलेंस जो मणिपुर में चल रहा है ना, बहुत दिनों से, मतलब 3-4 साल हो गए तब से ये सब चल रहा है, और ये अभी तक रुका नहीं है, और ये अभी 2-3 दिन में ये फिर से जो है वो फिर स्टार्ट हो गया है। तो ये इशू के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि शायद ना ये ऐसे जो टॉपिक है जो रीजनल है, लेकिन क्या होता है ना, मणिपुर जो है वो चाइना के पास है, या फिर जो भी सेवन सिस्टर्स जो भी हैं, तो जो वहाँ के स्टेट से वो चाइना, म्यांमार, नीचे बांग्लादेश, भूटान, ये सारे बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, और उसके वजह से जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कश्मीर में होता है, या फिर पंजाब में जब हुआ, पंजाब में 90s में जो अनरेस्ट चल रहा था, उसको तोड़ने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ी 80s में, 90s में। तो वहाँ वो जो स्टेट्स है ना, वो अभी भी वो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इतना सारा वायलेंस हुआ था कि उनकी जो पुरानी अभी भी जनरेशन्स है, वो सारी बातें सुनकर या बताकर अभी भी वो, मतलब टेंस फील करते हैं। तो यही चीज़ जो है आज मणिपुर में हो रही है, और अगले जो कुछ जनरेशन्स आएंगी, तो वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सोशल इशू भी है, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड भी इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स, उनको एक अलग तरीके से वहाँ की सिचुएशन को जल्दी से जल्दी जो है स्टेबल करने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। ये बात आप याद रखो। आप जब भी बाकी के स्टेट्स के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हो, तो वहाँ के प्रॉब्लम्स और जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर उसके पास भी हैं, तो वो काफ़ी जो हैं डिस्टर्ब प्लेस बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, और वहाँ पर पीस जो है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने उस पे इंटरफेयर अच्छी तरीके से करना चाहिए। शायद इसी वजह से जो है बार-बार ये जो इश्यू है वो निकल कर आता है, और हाई हीट ये काफ़ी ये अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, तो वहाँ पर भी इतना हीट है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना हीट बढ़ रहा है यहाँ पर। अ, बाहर निकलना इतना मुश्किल है कि दोपहर के टाइम तो आप शायद बाहर निकलो ही मत, या यहाँ तो एडवाइजरी दी गई है कि 12 टू 5 पीएम जो है वो घर से आप ना निकलें, लेकिन अब जिन लोगों को काम करना है उनको तो करना ही पड़ेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है ये आर्टिकल की। सीजन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल पल्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं। टेक्स्ट ओके, व्हाट इज़ द सेफर फायर वर्क्स अल्टरनेटिव। हाँ, ये आर्टिकल पढ़ लो। 2 टाइप से हैं। हाँ, ये वैसे ना, अगर आप आईएफएस की वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप ज़रूर देख लो, क्योंकि ये जो आईएफएस वाले जो भी हैं ना, तो बहुत सारे ये जो फायर प्लांट है, जो जहाँ पर फायरवर्क्स बनते हैं वगैरह, तो वहाँ वो लगभग जो है ना विलेज एरिया या फिर उसके पास जो है बहुत बार फॉरेस्ट भी होता है, और यहाँ से निकलने वाली चिंगारियाँ वहाँ तक अगर पहुँचती हैं, तो वो काफ़ी वाइडर स्प्रेड हो सकता है फायर का। तो वो भी चीज़ें उन लोगों मतलब आईएफएस वालों को भी इम्पोर्टेंट है, और जीएस में भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप जो है ऐसे जो भी आर्टिकल्स हैं, तो वो जो है ठीक से पढ़ लिया करो। द हंड्रेड्स ऑफ गैदर एक्सपीरियंस द ग्रैंड फायर वर्क्स डिस्प्लेइंग त्रिशूर पूर्णम फेस्टिवल इन केरला लास्ट ईयर हेवीली कैप्राइज डिस्टोरिएंटेड एलिफेंट ओके, 42 इंजर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ठीक से देख लो। अब यहाँ पर देखो कि
पीक फेस्टिवल में 122 डेसिबल तक जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का ये कहना है, नॉट स्टैंडर्ड फॉर फायर क्रैकर्स विच प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल यूज एंड फायर जनरेटिंग नॉइज लेवल एक्सीडिंग 125। ओके, तो ये जो भी नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, और अ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप देख लो। व्हाट्स तेलंगाना सर्वे शो अबाउट द कास्ट इन इक्वेलिटी। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन थोड़ा सा क्या है, एकदम से स्टेट के थोड़ा स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये जो कास्ट सर्वे वगैरह है ना, ये पूरे देश में होना चाहिए एक्चुअल में। और उसके बाद जो होता है ना कि जो हम पॉलिसी फॉर्म वगैरह करते हैं, तो उसमें थोड़ा उनका इंक्लूजन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर जो है कुछ कमियां हैं, तो वो हम भरने के लिए कुछ नई स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कास्ट इनइक्वालिटी तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है इंडिया में। तो जो कास्ट सेंसस भी, इससे आप इसको और उसको जो है थोड़ा रिलेट करके भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जब एक ही चीज़ पर बात हो रही है तो सिर्फ उस पर ही लिखना चाहिए। उसके आसपास का अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको रिलेटेड टॉपिक लगता है, तो वो भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। रियल इक्वलिटी गैप हायर एजुकेशन। ओके, ये आर्टिकल हमने एजुकेशन का फिर से देखा था। अब यहाँ पर ना इन्होंने डाटा वगैरह काफ़ी दिया है, तो डाटा बस थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये बहुत जो है स्पेसिफिक है। तो डाटा जो है काफ़ी स्पेसिफिक है, और इतना स्पेसिफिक लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप थोड़ा सा जो इशू है उसके बारे में देख लेना कि टीचिंग, अगर नॉन टीचिंग स्टाफ देखते हो तो वहाँ पर SC ST OBC का क्या रेशो है, टीचिंग स्टाफ में कितना है, और जो एडमिशन जो होते हैं अंडर ग्रेजुएट, PG, MPhil, PhD, तो ये कैसा कम कम देख रहा हो, 13, 10, 16। MPhil में ज़्यादा हो रहा है, PhD में कम बोल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा जो है स्पेसिफिक है, इसका इतना यहाँ पर लगभग सेम ही है OBC में। ये बस पढ़ लेना, क्विज है तो बस पढ़ लो। अब जो हमारा अफ्रीका के वर्ड जो चल रहे हैं ना, टाइज वगैरह बनाने की, स्टेबिलिटी इन टर्बुलेंस वर्ड, तो ये हम हमेशा करते आए हैं। जब भी US और रशिया का जब वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, तब भी हम बाकी के जो कंट्रीज इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनके साथ मिलकर जो है अपना नॉन अलाइनमेंट चला रहे थे। तो उसी धरती पर इसको हम देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ना पॉलिसी में गड़बड़ है बहुत सारी। उसके ऊपर तो क्या आप बहुत बोलना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो बातें सब समझ आ गई। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जो है हमारे, या फिर जो बायलैटरल रिलेशंस है नेबरिंग कंट्रीज़ के, तो वो भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और अभी जो नेपाल में हुआ, तो या फिर नेपाल में जो रिजीम चेंज हुआ, वो काफ़ी थोड़ा सा हमें सोचने वाली बात है। उसके साथ साथ जो बांग्लादेश में हुआ, तो वहाँ पर भी ऐसा ही रिजीम चेंज हुआ। और जब भी ऐसा कोई स्टेट फेल हो जाता है उसका जो डेमोक्रेटिक सेटअप रखने में, तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं और आती भी हैं। बस उसका हमें थोड़ा सा एकदम से परिणाम जो होता है ना, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो सारी चीज़ें जो हैं हमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अब जो नीचे का जो हमारे कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, वहाँ पर भी ऐसा हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, और नेपाल में भी ऐसा हुआ। तो इन सारे देशों पर एक्चुअल में हमारे देश को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, रिलेशन अच्छे बना कर रखने चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहने में हमें थोड़ा बहुत जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्योंकि
अगर वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तभी जाकर जो है उनके साथ रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप समझ लेना, क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ जो होती हैं ना वो काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं। रुपीज़ फॉल 23 पैसा टू क्रॉस 94 सॉरी 94 डिस्पाइट द आरबीआई इंटरवेंशन। आरबीआई इंटरवेंशन के कुछ नहीं होगा, ये मतलब थोड़ा बस यहाँ पर ना दो टर्म आए थे तो वो मैंने देख लिया। करेंसी मार्केट कर बाय आरबीआई एक्विजिशन रुपी इज लाइक टू बी मूव एंड विद फंडामेंटल्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया है तो ये आप थोड़ा सा देख लो कि ये है करेंसी मार्केट। ओके, और एक होता है मनी मार्केट। तो इकोनॉमी का बुक खोलो नितिन सिंघानिया का, आपके पास नहीं है तो नया ले लो, पुराना मिलता है तो पुराना ले लो। लेकिन अगर आपने स्टडी स्टार्ट की है, सीरियस हो और बुक्स नहीं है ये तो आपको लेनी चाहिए। नितिन सिंघानिया सर जो है ना उनका काफ़ी थोड़ा सा इजी वाला मुझे लगता है। वैसे टीएमएच का भी एक आता था, वो तो बड़ा एकदम सा बड़ा बुक है, और वो अगर आप पढ़ते हो तो फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो नितिन सिंघानिया सर का ले लो, वो नहीं हो रहा है तो श्री राम जो आईएएस है उनके नोट्स आते हैं इकोनॉमी के, कम से कम वो तो ले ही सकते हो, या फिर आप वो कहीं पे अगर आपको मिलते हैं ना पीडीएफ वगैरह तो वो भी आप ले लो। लेकिन ये दो पॉइंट है आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लो। मनी मार्केट, करेंसी मार्केट वगैरह जो है तो वो आप पढ़ लेना। तो अगला जो वर्ल्ड का टॉपिक है तो यहाँ पर जो भी ऊपर की ये चारों न्यूज़ है ना ये पढ़ लो। ओके, अब उसके बाद जो है लेबनान इसराइल टू रिज्यूम डायरेक्ट टॉक्स इन वॉशिंगटन टू एक्सटेंड ट्रूस। ट्रूस मतलब सीज फायर। ओके, तो ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ लगा आज का, क्योंकि ये सालों से बात नहीं कर रहे ठीक से, तो अगर वॉशिंगटन में भी अगर ये बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो अच्छी बात है। पेंटागन सेज टॉप नेवी ऑफिशियल टू लीव ऑफिस इमीडिएटली। और ये काफ़ी कुछ हो रहा है जब से ये ट्रम्प आ गए हैं ना, तो इन्होंने आर्मी के जनरल भी बहुत सारे जो है उसको फायर किया, इनको फायर कर रहे हैं। ये न्यूज़ जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ठीक से पढ़ो। इनके नाम जो है वो भी ठीक से देख लेना क्या नाम है इनके। तो खुर्रम दाऊद और मोहम्मद जीशान अली। तो ये जो चाइना का मैन स्पेस एजेंसी है, द स्टेटमेंट्स ऑफ टू मेंस विल कम टू चाइना एज रिजर्व एस्ट्रोनॉट्स फॉर ट्रेनिंग। तो इनको जो है ट्रेनिंग वगैरह चाइना देगा, और पाकिस्तान के साथ जो है चाइना अपना स्पेस स्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है उनको शायद सिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और सिंदूर के टाइम भी चाइना उनको हेल्प कर रहा था सैटेलाइट इमेजनरी वगैरह से। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा थ्रेट है एक्चुअल में, हमारे दो साइड से दो न्यूक्लियर नेशन हैं तो बाजू में, तो हमें और अपने ऊपर जो है काम करना पड़ेगा। पैथोजेंस विदाउट पे बैक फेन शेयरिंग इजेंट केयरिंग। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना ये होता है जो अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका वेयर द न्यू पैथोजेंस ऑफन इमर्ज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोएक्टिवली शेयर बायोलॉजिकल मटेरियल genomic data with world through the World Health Organization. However, countries that develop the life critical vaccines, therapeutics, and diagnostics using the material under the no obligation to reciprocate with fair timely access and clinical products share rewards are not। तो यहाँ से जो है पैथोजेंस लिए जाते हैं, उन पर काम होता है, उसकी वैक्सीन बनाई जाती है, लेकिन इन कंट्रीज़ को उसका जो है फ़ायदा होता नहीं है। और इसी के ऊपर जो है ये आर्टिकल है, शेयरिंग इजंट केयरिंग। तो जो शेयर कर रहे हैं उनका केयर कोई नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल गैप्स वगैरह ये जो टॉपिक्स है ना वो आप देख लेना। यहाँ पर जीस्ट में ये जीस्ट पढ़ लो अगर आपके पास समय नहीं है। ओके, तो ये आर्टिकल पढ़ लो, हेल्थ में हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये आप देख लें। लिवर डिसीज ऑफन गोज अननोटिस इन पीपल विथ टू डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के लोगों को जो है लिवर डिसीज जो है वो अननोटिस, मतलब अब ये पढ़ लो ये, लेकिन ये इतना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप इसको देख लो, तो ये आप पढ़ लो। बाकी जो है अब हम एडिटोरियल्स देखते हैं। ओके, तो हिंदू के एडिटोरियल्स जो है हमने देखे हैं। अब बिजनेस लाइन आया है एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस के पहला इंडिया गोल्ड स्ट्रीक मूवमेंट इज ओवर माइक्रो सिचुएशन फील वर्सन। ओके, तो जो भी फिजिकल बर्डन है वेस्ट एशिया क्राइसिस सेंट्रल गुड अराउंड द 0.5% ऑफ जीडीपी अनसर्टेन एनवायरमेंट विल मेक द डिफिकल्ट फॉर सेंटर टू मीट द दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट। इकोनॉमी के ऊपर जो है ये टॉपिक है कि आप पढ़ लो जीडीपी वगैरह ये सारे जो टॉपिक्स हैं इकोनॉमी से, अगर आपने पढ़े नहीं होंगे तो वो पढ़ लेना। नहीं समझ आ रहे तो ये न्यूज़ का आर्टिकल जो है ना, ये पढ़ते समय उसको देखो और उसका इंटरलिंक करो, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो भी टॉपिक्स हैं, मतलब वो भी पॉइंट आप जो है अगर आपने नहीं देखे हैं, आपको नहीं मालूम है, तो ये जो है आप पढ़ो। और इसके ऊपर जो है एनसीईआरटी जो है ना, उसके ऊपर चैप्टर्स हैं। ओके, आई थिंक बुक का नाम भी है एक, तो ये आप वहाँ से पढ़ो। उसके साथ साथ और क्या आपको देखना है, तो आपको जीडीपी जीएनपी जो भी जितने टर्म है ये जी के रिलेटेड ना, वो आप देख लेना। बाकी जो भी अभी सीपीआई इन्फ्लेशन क्या है या फिर रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पर देख लेना। एक काम करना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो टॉपिक्स है ना, किसी से सीखने से अच्छा है इसके लॉन्ग फॉर्म और इसके आगे जो है इसका शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म लिखो, और उसके आगे एक सेंटेंस में जो है आपको जो समझ आया है, लाइक अगर जीडीपी है तो जीडीपी जो है उसका आपको क्या समझ आया है, या फिर आपको क्या लगता है जीडीपी मतलब क्या है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है वो लिख लो, ताकि बाद में कभी भी उस पर कुछ भी आता है, या फिर कहाँ कहीं पे उसका जो है रिलेशन आता है या फिर मेंशन होता है, तो आपको ना वो एक पेज लेकर बैठा करो। नहीं तो एक या दो या तीन, मोस्टली इकोनॉमी के जितने भी ये इस टाइप के जो ये हैं पॉइंट्स हैं ना, वो एक पेज पर लिख लो, और उसका जो भी मीनिंग है, उसका जो डेफिनेशन है, तो वो भी वहाँ पर लिख लो। और जब भी ऐसा आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, तो अगर आपको उस समय आता नहीं है ना, तो एकदम से वो पेज निकालो सामने से, और वहाँ पर जाकर जो है वो आप पढ़ो और फिर से आर्टिकल पढ़ो। ऐसा कभी मत करना कि आज मैंने ये देखा, अब मैंने यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ वगैरह ये जो भी कुछ नए मुझे ऐसा लगे कि ये नया वर्ड है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एफडीआई क्या है। ओके, तो एफडीआई मैंने तो देख लिया, लेकिन मुझे मालूम नहीं इतना, तो मुझे इतना मालूम है ये हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा करके कुछ है। अब यहाँ पर मुझे इतना तो पता चला कि कहाँ कहीं पर जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन जो है वो कहाँ से होती हैं, क्या होता है, उसके क्या रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट ने उस पर क्या रूल अपना दिखाया है। पहले जो था एफडीआई अप टू 49 था, या फिर उससे भी 10% था, फिर 20 हुआ, फिर 49 हुआ, अब 51 भी है। मतलब अब बाहर की कंट्री जाकर जो है ये सारी चीज़ें, मतलब 51 तक, मतलब वो जो भी कंपनी होगी उसकी मालिक भी बन सकती हैं। और वो किन किन सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये 51 का क्राइटेरिया कैंसिल होता है, वहाँ पर सिर्फ 49 का है या 30% का है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप अगर वहीं पर देखते हो तो इतना परफेक्ट होगा ना इकोनॉमी। इकोनॉमी का कुछ भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है ना, तब जाकर ना आपको ये छोटे वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये काफ़ी आपको मतलब इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं। क्योंकि बाद में क्या होता है
कि अगर आप ये आर्टिकल आपको जो अगर समझना है ना, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कम से कम मिनिमम उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये अच्छी बात है अगर आपको उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में भी पता है। तो 2 टाइप के स्टूडेंट हैं कि जिनका पोर्शन पढ़ के कंप्लीट हुआ है। पढ़ के हुआ है और उन्होंने उस पर क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, शायद उन्होंने एक बार एग्ज़ाम भी दी होगी, मेंस भी लिखी होगी, तो वो अलग टाइप के बच्चे हैं। तो उनको इतना सारा जो है देखने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो या फिर अभी तक एग्ज़ाम नहीं दी है या फिर मोस्टली ये जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन बच्चे, एक तो आप इस बार मेंस देने वाले हो, प्रीलिम्स देने वाले हो या फिर जो है आप अगले साल ही दे दोगे। मोस्टली तो बहुत सारे बच्चों को ये एडवाइस किया जाता है कि जब प्रीलिम्स पास आती है तो आप जो है न्यूज़पेपर थोड़ा-सा कम पढ़ो, बाकी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करो और जो भी मैगज़ीन आता है ना उसमें से करंट को जो है करंट अफ़ेयर जो भी होंगे उससे कवर कर लेना। ऐसा बहुत सारे लोग जो हैं एडवाइस करते हैं। तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन होता ये है मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों का प्रीलिम्स हो जाता है, निकल जाता है और वो मेंस के लिए जब पढ़ते हैं ना तब उनके ये इस टाइप के जो भी बड़े आर्टिकल्स वगैरह टॉपिक्स आते हैं ना तो वो मिस हो जाते हैं न्यूज़पेपर ना पढ़ने से। तो इसका एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीलिम्स निकालने में ही मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, तो आपको मेंस के बारे में अभी तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम टाइम है। तो आप जो है पूरी तरह प्रीलिम्स के पीछे लग जाओ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम लगाकर। तो आप जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता ना, तब तक ये बात छोड़ दो और प्रीलिम्स होते ही जब तक मेंस का रिज़ल्ट नहीं आता ना, तब तक जो बहुत सारे बच्चे ना एकदम से गायब हो जाते हैं कि अभी टाइम है, क्या होगा पता नहीं। या फिर उनका जो एग्ज़ाम है ना सॉरी उनका जो स्टडी है ना थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल ही चलता है, इतना सीरियस नहीं लेते। तब क्या करने का ना, आप आप जो है जितना भी आपने न्यूज़पेपर कवर नहीं किया है पिछले 1-2 महीने का, तो उसके नोट्स बना लो या सॉरी उसके जो मैगज़ीन्स आते हैं उसमें से पढ़ो या फिर जो पुरानी वीडियोज़ वगैरह आते हैं, तो वो आप फ़ास्टली पढ़ सकते हो। उसमें अगर आपको लगा ये टॉपिक के बारे में, तो वो टॉपिक झट से पढ़ लेने का, आगे चलने का, तो थोड़ा ज़्यादा आपका टाइम ले लिया ये सारी बातें बताने में। ओके। मालेगांव टेरर जस्टिस सिस्टम दैट कीप्स फीलिंग, ये बहुत बहुत पुराने केस हैं और 31 जो है किल्ड हुए, 31 किल्ड एंड इंजर्ड ओवर 300। और यहाँ पर जो प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल इन सब के नाम थे, अब उनमें से कुछ बरी हुए, कुछ रह गए। तो इसके बारे में है हेमंत करकरे जो मुंबई अटैक्स में मारे गए थे, तो वो जो थे वही इस सारे मालेगांव टेरर सॉरी अटैक जो था उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बॉम्ब का। तो फायरवर्क्स ट्रेजेडी, क्वेश्चन अबाउट सेफ्टी, ये हमने देखा था, फिर से पढ़ लो। आईफोन एप्पल टेरिफाइड, इसको भी पढ़ लेना। टेक में इतना आपको क्वेश्चन नहीं आएगा ये ऐसा, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया होनी चाहिए। रिजर्वेशन विल गिव अस अ ग्रेटर वॉइस, काफ़ी अच्छा है, अच्छी बात है। और ये पढ़ लो पॉजिटिव जो जो भी आपको ऐसे वगैरह आएगा, तब आप इसमें से पॉजिटिव लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट आप पढ़ो, इसका ज़रूरत इतना मुझे नहीं लगता है। स्टेट बजट नंबर्स डोंट ऐड अप। अब यहाँ पर थोड़ा-सा स्टेट बजट्स और ठीक है, ये मत पढ़ो, उसका इतना ज़रूरत नहीं है। ओके, हाउ यूएस ईरान कैन ब्रेक डेडलॉक एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इन्होंने क्या किया है अब कि ये जो चीज़ें हुई हैं अब सारी, उसको कुछ जो है पॉइंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, सैंक्शंस रिलीव्स ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड मोर हार्डलाइन रेजिम। ओके। और यहाँ पर है रीजनल प्लेयर, तो हम ये आर्टिकल को थोड़ा-सा ठीक से देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट एंड की बात हो रही है। शायद अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा
या फिर इसका एंड कुछ नहीं हुआ है, मतलब सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला, बस सीज़ फायर हुई है अभी तक तो। और अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है और आपको सॉल्यूशन पूछा जाता है या फिर बेटर सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, तब आप इन 5 पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। अब सबसे यूएस का कंसर्न क्या क्या है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो टोटली बंद होना चाहिए, और एनरिचमेंट का तो नाम ही नहीं, मतलब अभी उनके पास 60% तक एनरिच है, आई आई गेस। ओके, ओके, यहाँ पर है 60% एनरिच यूरेनियम है। अब एस्टिमेटेड एट अबाउट 440 किलोग्राम। ओके, तो 440 किलो, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, तो विच कैन बी फर्दर इंक्रीज टू 90% टू मेक 10 न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, ये यूएस का कहना है कि इनके पास 440 केजी है और 60% है। अब ये जो ये नंबर डाल रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ना कोई कंट्रीज डायरेक्टली नहीं बोलती है, या फिर बोलेगी नहीं, बताएगी भी नहीं। शायद इससे ज़्यादा एनरिच यूरेनियम ईरान के पास हो सकता है, और इससे ज़्यादा केजी भी हो सकता है। ये यूएस का आंकड़ा है। अब एक्चुअल में जो होता है ना, कंट्री कोई भी देश है अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करता है तो इतना सिक्रेसी रखता है, इतना, मतलब उसकी डिकॉय बनाता है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, और वो पूरा उसको ना शैडो करने की कोशिश करता है किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को। जिन्होंने किया, लाइक हमने किया, तो हमने भी इस टाइप से ही किया था। जब तक होता नहीं है न्यूक्लियर टेस्ट तब तक बहुत सीक्रेसी बरती जाती है। लेकिन अगर ये कन्फ्लिक्ट को एंड करना है तो यूएस का जो कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बंद होनी चाहिए। अब ये कैसे करेंगे? तो यूएस प्रोपोज दैट ईरान हैड एनरिचमेंट फॉर 20 ईयर्स। ओके, तो ये जो 20 साल तक आप कोई एनरिचमेंट नहीं करोगे, 20 साल। और हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, या फिर जब तक उनके ऊपर वो पहला बॉम्ब नहीं गिरा था उनके हेड ऑफ स्टेट के ऊपर, तब तक शायद ये बात ना ये लोग मान भी लेते थे। लेकिन अब किसी भी कंट्रीज को ऐसा लगेगा कि कोई हमको बुली कर रहा है या फिर हमको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। शायद अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होता तो दूसरी जो भी कंट्रीज है तो वो इस टाइप से हम पर प्रेशर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, और ये ऐसा ईरान को लग सकता है। अब हम आगे देखेंगे। While Tehran has indicated the cap about up to 5 years, मतलब हम सिर्फ 5 साल तक जो है हम इसको इस पर कैप लगाएंगे, 20 साल तक नहीं। तो फिर सिर्फ 5 साल के बाद हम फिर से जो है ये सारी चीज़ें हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब एज फॉर 440 के जी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल द यूएस प्रेसिडेंट हैड ऑलरेडी ऑफर टू ओपनिंग सिंग अंडर ट्रबल कॉलिंग इट न्यूक्लियर डस्ट। ओके, the payment solution to Tehran comes not move use Iranian within heavily for facilities at ओके, ये नाथसान और इब्सान, ये जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर वहाँ पर जो भी तेहरान क्या कमिट कर रहा है कि हेवीली फोर्टिफाइड फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पर जो है हम रखेंगे, और मोस्टली आप वो चांस देगा, जैसे कि आप वहाँ पर आकर देख सकते हो कि हम कुछ न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बना रहे हैं, या फिर एनरिच नहीं कर रहे हैं, या फिर जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है, ये सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा होगा ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक हम सॉल्यूशन क्या इससे निकल सकता है तो उसके बारे में बात हुई है। सैंक्शन रिलीफ जो है 100 बिलियंस की जो पैसा है ना उनके पास है, तो वो जो है उसको छोड़ दो। तो तब जाकर जो है हम हमारी जो नुकसान हुआ है या फिर हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट हुई है तो हम हमारा रिहैबिलिटेशन वगैरह ठीक से कर सकते हो। और जो भी फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान की, और वो पहले पिछला जो टॉक हुआ था ना तब भी ये लोग यही बात कर रहे थे कि हमारा जो 100 बिलियन है वो उसको आप जो है फ्रीज करके रखे हो, उसको छोड़ दो। ओके, ये दूसरा पॉइंट है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और शायद अगर ऐसा नहीं होता है ना तो जो हम हरमुज़ के ऊपर टैक्स देकर जो कंटेनर जा रहे हैं या फिर जो टैंकर जा रहे हैं ऑयल टैंकर, तो वो वहाँ से जो है पैसा निकालने की कोशिश करेंगे।
और वॉर जारी रखने के लिए उनको वो पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये इतना पैसा उनको मिलता है तो भी यूएस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। आप सोचो कि जो कंट्रीज आराम से चल रहा था सब ठीक ठाक, तो उनके अगर आप 100 बिलियन जो है वो फ्री करते हो, तो वो उस पैसे का क्या करेंगे, ये भी यूएस के लिए कंसर्न होगा। तो ये बात भी आप याद रखो। एक कंट्री अगर बोलती है कि हम उसको डेवलपमेंट के लिए या फिर रिहैबिलिटेशन, जो हमारे यहाँ पे घर टूटे हैं, जो नुकसान हुआ है वो हम ठीक करने में जो है वो पैसा लगा देंगे, लेकिन ऐसा होगा ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्या बात हो रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ईरान हैज़ फाउंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट लीवर। तो ये जो लीवरेज है ना, इन्होंने मतलब ये सबसे उनका जो है खतरनाक मूव था, और इसको ना यूएस को पहले ही मतलब समझ आना चाहिए था कि इनके पास ये चीज़ है। तो ऑयल अगर यहाँ से पास नहीं होगा तो पूरे दुनिया में हज़ारों प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और हो भी रहे हैं। आप देखोगे कि अगर आपके आसपास जो भी कंडीशन है उसके ऊपर देख लो, पेट्रोल पंप में कुछ कुछ जगह पर पेट्रोल कम आ रहा है या फिर गैस कम मिल रही है, और ये इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल गैस का सप्लाई गवर्नमेंट ने बंद किया था, सिर्फ जो है हाउस होल्ड के लिए जो है सप्लाई होगा। उसके बाद भी पाइप से गैस लेने का लिए गवर्नमेंट और जो है मतलब मोटिवेट कर रही है लोगों को कि आप पाइप से गैस लो, वो थोड़ा-सा सस्ता है। उसके बाद हमारा जो 40% का जो भी एलपीजी है, वो उसका भी एक अलग ही इश्यू है, उस पर हमने बात की थी। तो ओके, ये पॉइंट बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। अब रीओपनिंग ऑफ स्टेट क्रिटिकल, ईरान हैज़ टाइम टू रिवेन्यू लॉन्गर रिमेन्स क्लोज्ड। ओके। US blockade had aimed to squeeze the Iranian financially. Chinese vessels are sold for being ओके। जो चाइना की वेसल्स हैं उनको नहीं लेकर जा रहा है, लेकिन जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक यूएस भी इन बातों के लिए जो है तैयार नहीं होगा। ये भी बात आप ध्यान में रखो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला ही होना चाहिए, सबके लिए अच्छी बात है। अब वहाँ पर वो जो है ईरान वहाँ पर जो है टैक्स लगाता है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होगा, और शायद वो लगाएगा भी, और वो उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो इस तरह से देगा कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है तो हम वो भरने के लिए अब ये कर रहे हैं। तो ऐसा भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आप समझ के मत चलो कि ये एकदम से हार्ड मतलब चीज़ होगी कि आपने बंद कर दिया, हमने बंद किया, बात ख़त्म नहीं। अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को जो है मतलब उसकी वजह से पूरे दुनिया को ब्लैकमेल हो रहे हैं, पूरी दुनिया प्रॉब्लम में है। अब यहाँ पर है मोर हार्डलाइन रेजिम, द इरानियन रेजिम बिकम मोर हार्डलाइन फॉलोइंग द किलिंग ऑफ सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। तो इनके लीडर्स को मारने के बाद जो है रेजिम और हार्ड हो गई है, और ये प्रॉब्लम मतलब जो नहीं था वो क्रिएट क्रिएट हो रहा है। ओके। तो बाद में जो है रीजनल प्लेयर जो है अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम बात, पाकिस्तान यहाँ पे एक है जो टॉक्स करवा रहा है। उसके साथ साथ जो है जो गल्फ की कंट्रीज है ना, यहाँ पर देखो गल्फ की कंट्रीज है, उनका भी यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, पर लेकिन वो क्या करते हैं इसके ऊपर है। लेकिन वो जो है पूरी तरीके से यूएस पर डिपेंडेंट है, तो उनका कुछ ज़्यादा स्टैंड पॉइंट आपको बिल्कुल पूरा वॉर देख लो आप, उनकी कोई बात सुन रहा है या फिर उन्होंने कुछ कहा और वो पूरी दुनिया सुन रही है, ऐसा आपने कई न्यूज़ में वगैरह नहीं देखा होगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखो, और इसी वजह से जो है जापान भी अपना जो पॉलिसी था पैसिफिस्ट पॉलिसी वो भी चेंज कर रहा है। इस वॉर स्टार्ट होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि जापान के पास जो है अपने जो मिसाइल थे वो टेस्ट किए। चाइना भी अपना ताइवान पर जो है हक जमाने की कोशिश करने लगा, और जापान को भी ऐसा लगने लगा कि ये दो जो है उनके लिए थ्रेट हैं, और यूएस ने गल्फ कंट्रीज का जो हाथ छोड़ दिया वॉर में। उसके बाद जापान को भी लगा
कि शायद हमारा भी एक दिन ऐसा ही आएगा। तो उन्होंने अपना पॉलिसी भी चेंज किया। तो ये जो अभी वॉर चल रहा है, इससे पूरी दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है आईआर के बच्चों, ध्यान से सुनो। तो जो भी आईआर के स्टूडेंट है, तो आपको ये सारा कनेक्शन जुड़ना आना चाहिए। ओके। उसके बाद आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ कि फिलीपींस में जो है, यूएस फिलीपींस, वो वहाँ पर नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को ऐसा ना लगना लगे कि ये यहाँ पर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंगेज है, तो हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे। तो यूएस जो है वहाँ पर भी अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे? अ, फिलीपींस में। ओके। तो ये जो फिलीपींस है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर यूएस और फिलीपींस का जो है एक्सरसाइज चल रहा है। अब जापान को ऐसा लगा कि शायद चाइना जो है और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया यहाँ पे जापान आसपास जो है, जापान का जो है वहाँ पर टेस्ट कर रहा है। जापान भी इसकी वजह से जो है पैसिफिस्ट पॉलिसी उन्होंने जो है चेंज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ, उसकी वजह से जो गल्फ कंट्रीज जितनी भी थी, उनको पता चल गया कि यूएस जो है अपना कुछ जो उन्होंने कहा था, मतलब उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएस की है, लेकिन उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, तो वो भी थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए। और ऐसा शायद जापान को भी लगा होगा, तो उन्होंने भी अपना पॉलिसी चेंज किया। अब हमारा इंडिया का क्या यहाँ पर इंटरेस्ट है? Despite maintaining the communication channel of India will not gonna play a larger role। तो हमारा तो रोल कुछ है ही नहीं इस वॉर में वगैरह। हम एक्चुअल में ईरान का और हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन था, अ, है शायद। अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ये वॉर के टाइम तो कोई कंट्रीज जो है ना, एकदम से किसी कंट्री को जिनके साथ अच्छे रिलेशन है ना, उनको कुछ भी नहीं सुनाएगी या बताएगी। जो ईरान का एक शिप हमारे ही इंडियन ओशन में जो डूब दिया गया यूएस के थ्रू, तो उसका जो इम्पैक्ट है, ये वॉर आप ख़त्म हो जाने दो, फिर ईरान उसके बारे में बात करेगा। तब तक नहीं बात करेगा। ये आप मेरा बात ध्यान रखो। जब ये वॉर ख़त्म होता है जल्दी, तो उसके बाद जो है रिलेशन जब ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, तब वो ये बात उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। ओके। तो ये सारा, ये जो आर्टिकल है ना, काफ़ी अच्छा है। ओके। तो ये जो 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, ये आप ठीक से देखो, पढ़ो, और इसके ऊपर अपना पॉइंट लिख के लो। क्योंकि ये यही जो है ना, ये डेडलॉक जो है, ये सॉल्व करने का क्या पॉइंट है, मतलब हर एक कंट्रीज के अपने अपने इंटरेस्ट है। यूएस को क्या चाहिए, ईरान को क्या चाहिए। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान एक कंट्रीज आती है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए। तो पाकिस्तान जो है, हम उसको बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट नेशन है, और अगर ये पीस टॉक यूएस सक्सेस करवाता है, तो वो वही झंडा लेकर घूमेंगे पूरी दुनिया में कि हमने ये वॉर रुकवा दी। ओके। तो ये बात आप याद रखो। ये वॉर अगर वो रोक देते हैं या फिर उनके मेडिएशन के थ्रू रुकती है, तो होगा ये कि वो पूरे दुनिया में यही झंडा लेकर घूमेंगे, और बाकी कंट्रीज भी उनको रिकॉग्नाइज करेंगी इस वजह से। ये तो ये काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है नियर बाय फ्यूचर में। अब ये 2 कंट्रीज़ हो गई, उसके बाद गल्फ़ है। गल्फ़ को पता चल गया कि यूएस जो है कुछ नहीं करता है, जब अटैक होता है तो गल्फ़ भी जो है अपना आर्मी रखने की कोशिश शायद कर सकता है। ओके। अभी तो पाकिस्तान उनको प्रोवाइड कर रहा है आर्मी पर्सनल, तो शायद वो खुद अपना जो है डिफेंस बजट बढ़ा सकते हैं। तो वो एक चेंज होगा, ये एक चेंज हो गया। अब इंडिया का इसमें क्या रोल है? तो इंडिया का रोल यही है कि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको किसी एक के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है, और ये इस वॉर ने हमको दिखा दिया। दूसरी बात जो है, हमने रशिया से वगैरह बंद किया था, तो वो वॉर की वजह से स्टार्ट हुआ है।
ओके, वॉर है इसलिए हमको यूएस ने परमिशन दे दी है। ओके, तो ये ऐसा परमिशन किसी को हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जो वहाँ पर लोग हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर ही है। हम हमारे तरफ से एक अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करनी, हमारा काम यही यही। ओके, तो अब ये ओके, अब ये भी आर्टिकल यहीं पे आ गया। ठीक है, व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम ईरान मीडिएशन एफर्ट्स। ओके, वो पाकिस्तान को क्या मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर है व्हाई पाकिस्तान वर्किंग हार्ड टू मीडिएट ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट। तो ये बात हम देखते हैं। इट्स इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। ओके, ये तो सबकी ही है। दूसरी बात है मॉनेटरी फंड से काफ़ी पैसा लिया है इन्होंने। ओके, अब पाकिस्तान डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स राइजिंग ऑयल प्राइस इनकी ड्यूटी, ये तो नॉर्मल ही पॉइंट है। हम जियो पॉलिटिकल बात करेंगे। ये हमारे देश का भी यही हाल है, तो ये सारे देशों का यही हाल है। ओके, जियो पॉलिटिकल कंसर्न जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टाइप 900 किलोमीटर बॉर्डर विद ईरान। ओके, ये उनका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। ये आर्टिकल जो है ना, इसमें से ये पढ़ लो, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ओके, तो अगर हम ये पढ़ते हैं तो ठीक है, ये मैं पढ़ के ही बताता हूँ आपको। वैसे ना इतना पढ़ना नहीं चाहिए हर एक बात। ओके, अली जस्ट ये क्या कह रहे हैं ना, पाकिस्तान कंसर्न हैड बीन इन टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट दैट एनी इजरायली इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इन ईरान वुड बी डिवास्टेटिंग फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी। ओके, और दूसरा क्या है, that attacks in Gulf states have to stop for Pakistan security and economic interest। तो इनके गल्फ में इंटरेस्ट है, उसके वजह से उनको ये फायदा वो कराने की कोशिश करे। पाकिस्तान also want ईरान टू ओपन द इकोनॉमिकली फॉर इट्स फ्यूल सिक्योरिटी। और पाकिस्तान को या फिर इंडिया है, हमें काफ़ी पास में है ईरान, तो हमारे फायदे की ही चीज़ है टैक्टिस ऑफ पाकिस्तान। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा ये। लेकिन आप ये पॉइंट पढ़ लो, ये पॉइंट अच्छा है इसमें। बाकी मुझे नहीं अच्छा लगता है इसमें कुछ ज़्यादा। इसके ऊपर ना कि इन्होंने क्या कमाया, इसके ऊपर एक आर्टिकल मोस्टली आ सकता है। नहीं आया ना तो मैं ये बता दूंगा। और जो भी आईआर के स्टूडेंट है या फिर आप जीएस में भी एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन आंसर ही लिख डालो। ओके, तो आपको जो है ना ये डेड लॉक या फिर क्या मिला क्या नहीं मिला, किस कंट्री का फ़ायदा हुआ, वर्ल्ड का क्या फ़ायदा हुआ, ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में आनी चाहिए। पहले तो आप ध्यान में रखो, ये झगड़ा था इसराइल और ईरान का, उसमें यूएस आ गया, यूएस और ईरान का शुरू हो गया। उसके बाद जो है ईरान ने हर्मुज़ जो है वो बंद कर दी। उसके बाद पूरे देश में पूरे दुनिया में ऑयल की क्राइसिस आनी शुरू हो गई और ऑयल इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो गई। उस पर ईरान ने जो है इंपोर्ट टैक्स लगाना स्टार्ट किया। और उसकी वजह से जो है जो भी सैंक्शंस यूएस बहुत सारे कंट्रीज़ पर लगा रहा था, लाइक रशिया से ऑयल नहीं लेना, वो उन्होंने छोड़ दिए। तो हम रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, ईरान से भी अभी ऑयल ले रहे हैं। और उसकी वजह से जो बाकी कंट्रीज जो थी लाइक चाइना या फिर नॉर्थ कोरिया, वो अपना एजेंडा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी यूएस भी आ गया, फिलीपींस में अपना प्रेजेंस दिखाया। ये सारी चीज़ें जो है नोट डाउन करो और इसका इस्तेमाल करना, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये ऑनलाइन गेमिंग जो है ना, अ, इसके ऊपर एक अच्छा सा 1-2 दिन में आर्टिकल आएगा, तब ना हम एकदम से पढ़ेंगे। अब ये तो पेज में है, तो बस आज के लिए इतने, कल मिलते हैं। चलो, थैंक यू।